तो आज हम एक ऐसी कहानी को समझने वाले हैं जो ये दिखाती है कि डर को कैसे धीरे धीरे परत दर परत बुना जाता है। चलिए, रात के गांव की गूंज के अंदर जो साइकोलॉजिकल टेरर छिपा है ना, उसे बाहर निकालते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस एक अजीब सी मिस्टीरियस लाइन से। देखिए, ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये उस डर का पहला इशारा है। वो डर जिसने पूरे गांव को जकड़ रखा है। और बस यही एक लाइन हमें सीधा कहानी के गहरे रहस्य में खींच लेती है। तो कहानी में एंट्री होती है रमेश की। रमेश जो शहर का एक पढ़ा लिखा लॉजिकल आदमी है, और वो इस अजीब से गांव में एक टीचर बनकर आता है। पर ये कोई आम गांव नहीं है, और ये बात रमेश को बहुत जल्दी ही समझ आ जाती है। यहां कुछ बहुत ही फैसिनेट करने वाला है। इस गांव की ना दो पहचानें हैं, एक डबल आइडेंटिटी है। दिन में तो ये गांव बिल्कुल नॉर्मल है, हंसी मजाक चहल पहल सब कुछ। लेकिन रात होते ही मानो सब कुछ बदल जाता है। खिड़कियां बंद, दरवाजों पर कुंडी और एक अजीब सा गहरा सन्नाटा। और यही जो जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है ना, दिन और रात का, वही इस कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट की नींव रखता है। तो सवाल ये है कि डर की पहली दस्तक होती कैसे है? रमेश की पहली रात और उस सुपरनैचुरल आवाज से उसका पहला सामना। बस यहीं से कहानी एक नया और डरावना मोड़ ले लेती है। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है और कोई अंधेरे से नाम पुकारता है, रमेश। और आवाज भी बिल्कुल साफ नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी गीले कपड़े के पीछे से आ रही हो। ये जो क्लैरिटी की कमी है ना, ये डर को और बढ़ा देती है, क्योंकि अनजान चीज का डर ही तो सबसे ज्यादा होता है ना? तो सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही मामूली हल्की सी आवाज से, बस किसी के चलने की आवाज। अब इसे तो कोई भी आसानी से ये सोचकर नजरअंदाज कर सकता है कि भाई कोई जानवर होगा। लेकिन असल में डर का पहला बीज यहीं बोया जाता है, इतना छोटा कि शायद पता भी ना चले। फिर आती है दूसरी रात, और अब तक जो खतरा था वो थोड़ा और साफ हो जाता है। आवाज अब पहले से ज्यादा क्लियर है, इतनी क्लियर कि अब इसे इग्नोर करना मुश्किल हो रहा है। और यहां राइटर ने जिस तरह से धीरे धीरे टेंशन को बढ़ाया है ना, वो कमाल का है। तीसरी रात आते आते आवाज सिर्फ साफ ही नहीं होती, बल्कि ऐसा लगता है कि वो बहुत बहुत ज्यादा पास आ गई है। ये जो डर धीरे धीरे बढ़ता है ना, यही सबसे ज्यादा असरदार होता है। अब रमेश ठहरा एक लॉजिकल आदमी, तो जाहिर है वो जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन उसे गांव वालों से क्या मिलता है? सिर्फ एक चुप्पे की दीवार। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। और इस चुप्पी से रहस्य और गहरा हो जाता है, और रमेश की फ्रस्ट्रेशन वो भी बढ़ जाती। गांव का जो बूढ़ा चौकीदार है, वो उसे एक बहुत ही अजीब सी वार्निंग देता है। वो कहता है, अगर आवाज सुनाई दे तो सुनना मत। अब ये कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, ये तो एक पहेली है। और इस सलाह से डर कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और यहां कहानी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेती है। अब डर सिर्फ बाहर से नहीं आ रहा है, अब वो पर्सनल हो गया है, साइकोलॉजिकल हो गया है। सोचिए, जब कोई अनजानी ताकत किसी के वो राज भी जानने लगे जो सिर्फ उसे पता है, जैसे रमेश की मां की बीमारी या उसकी टूटी हुई शादी, तब लॉजिक कहां काम करता है? अब जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो रमेश पहुंचता है गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी के पास। वो जवाबों के लिए बिल्कुल बेताब है। और उस बुजुर्ग आदमी का पहला सेंटेंस ही सब कुछ साफ कर देता है। वो कहता है, तो तुम भी सुनने लगे हो? बस ये एक कन्फर्मेशन है, एक चिलिंग कन्फर्मेशन कि ये रमेश का कोई वहम नहीं है, बल्कि ये एक जाना पहचाना और बहुत ही भयानक सच है, जिसे ये गांव सालों से झेल रहा है। और आखिरकार गांव का वो भयानक राज सामने आता है। ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है, ये एक श्राप है, आवाजों का श्राप। कहानी यह है कि बहुत पहले गांव के कुछ लोग एक आवाज के पीछे जंगल में चले गए और कभी वापस नहीं लौटे। लौटी तो सिर्फ उनकी आवाजें, जो अब रात में भटकती हैं। और जो उन्हें जवाब देता है, वो भी आवाज बन जाता है। ये लाइन कहानी का सबसे डरावना सच सामने लाती है। अब डर सिर्फ आवाज सुनने का नहीं है, डर है अपनी पहचान खो देने का, और हमेशा के लिए उन्हीं आवाजों में से एक बन जाने का। रमेश के लिए अब दांव पर सब कुछ लग चुका है। इस खुलासे के बाद ना, कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। अब खतरा कोई बाहरी आवाज नहीं है, वो आवाज अब रमेश के दिमाग के अंदर घर कर चुकी है, उसे अंदर से तोड़ रही है। रमेश का जो फिजिकल और मेंटल ब्रेकडाउन होता है, वो देखना बहुत दर्दनाक है। पहले आंखों के नीचे काले घेरे, फिर पढ़ाते पढ़ाते बीच में ही खो जाना,
और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब उसका शरीर ही उसके काबू में नहीं रहता। ये सब दिखाता है कि वो अब पूरी तरह से उस आवाज़ के कंट्रोल में है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस क्लाइमैक्स की तरफ जो सच में दिल दहला देने वाला है। एक बारिश वाली रात रमेश का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है और उसे मजबूरन अपने कमरे से बाहर निकलना पड़ता है। वो कुएं के पास पहुंचता है और जो उसे अंदर दिखाई देता है वो किसी की भी कल्पना से परे है। कुएं में अंधेरा नहीं है, बल्कि वहां चेहरे हैं, बहुत सारे चेहरे जो उसे घूर रहे हैं। इनमें से कुछ चेहरे तो वो पहचानता भी है और वो सब उसका इंतजार कर रहे हैं। यही उस श्राप का आखिरी सबसे भयानक सच है। अब तुम भी रात के हो, ये आखिरी शब्द हैं जो वो सारी आवाजें एक साथ बोलती हैं। वो रमेश को अपने में शामिल कर रही हैं। ये रमेश की हार का और उस श्राप की जीत का ऐलान है। अगली सुबह रमेश का कमरा खाली था। ये एक शांत लेकिन बहुत ही पावरफुल लाइन है जो रमेश के अंजाम को कंफर्म करती है। कोई चीख पुकार नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, बस एक खाली कमरा जो उस रात की भयानक सच्चाई की गवाही दे रहा है। श्राप ने अपना काम पूरा कर दिया था। और ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। अब किसकी आवाज बुला रही है? मतलब कहानी खत्म नहीं हुई है। डर का ये जो साइकिल है वो चलता रहेगा। रमेश अब शिकार नहीं रहा, अब वो शिकारी बन चुका है और अब उसकी आवाज किसी नए अनजान शिकार को बुला रही है।